जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो हमने अरेस्ट से रिलेटेड करना है जी। और दिस इज चैप्टर नंबर 6। और अरेस्ट में क्या है जी? अरेस्ट का मतलब है जी पावर टू अरेस्ट, सेक्शन नंबर 31 के अरेस्ट की जो पावर्स हैं वो किसकी हैं और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं। तो द पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो द पावर ऑफ अरेस्ट बाय सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है जी, एक तो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अंडर द एक्ट शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड इफ एनी पर्सन। ठीक है जी, जो अरेस्ट की पावर है वो कब एक्सरसाइज करनी है? वो नीचे कंडीशंस हैं कि अगर ये जो ऑफेंसेस होते हैं तो इस केस में अरेस्ट होगा। एक तो ये है कि जी अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है, ऑफेंस हो रहा है अंडर दिस एक्ट और शेड्यूल लॉस, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं ये जो एसडीओज हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इसी तरह जो अगर कोई किसी के खिलाफ रीजनेबल रेफरेंस है डिपार्टमेंट ने सेंड किया है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है और रीजनेबल सस्पिशन अदरवाइज एग्जिस्ट of his having been so involved in an offense under the act or schedule laws। ठीक है, तो ये काम भी हो सकता है जी, इसके अंदर भी जो है अरेस्ट हो सकता है किसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। और क्या जी, in which possession any article is found which may reasonably be suspected to be used or linked with the commission of an offence or may reasonably be suspected of having committed a violation with reference to such article। ऐसा कोई आर्टिकल है जो उसकी पोजेशन में है जो कि किसी किस्म के जो ऑफेंस में इन्वॉल्व उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है या उसकी सस्पिशन है, ठीक है, उस केस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या किसी एम्प्लॉय को उसके काम करने से रोका जाता है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कौन अरेस्ट कर सकता है? एसडीओ कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और क्या जी, हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। ठीक है जी, भागने की कोशिश करता है तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या जी, वॉज सर्व एन ऑर्डर बट ही चोज नॉट टू अबाइड बाय इट। ठीक है जी, इसको ऑर्डर एक दिया गया लेकिन वो फॉलो नहीं करता तब भी अरेस्ट किया जा सकता है जी। आगे क्या है जी, आगे इसकी सबसेक्शन 2 है जी, द रिकॉर्ड ऑफ द अरेस्ट शैल बी मेंटेन बाय द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड रिपोर्टेड टू द मैजिस्ट्रेट एज वेल एज द हियरिंग ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, जो भी अरेस्ट होगा ना कि उसका रिकॉर्ड है वो एसडीओ ने रिपोर्ट करना है, मैजिस्ट्रेट को भी करना है और उसने किसको करना है? हियरिंग ऑफिसर को भी करना है। दो उसने जो अथॉरिटीज है ना हायर, उनको उसने रिपोर्ट करना है, एक मैजिस्ट्रेट एक हायरिंग ऑफिसर। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? सेक्शन 32 जो है वो हमें बताती है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट तो कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा जी? जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है जी, इन दोनों जो है वो क्या करेंगे? मस्ट टेक द अरेस्टेड पर्सन टू द इन्फोर्समेंट स्टेशन विदाउट डिले। अगर ईओ या आईओ अरेस्ट करते हैं तो उन्होंने कहा लेके जाना है? इन्फोर्समेंट स्टेशन लेके जाना है विदाउट डिले। और उन्होंने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है और एक रिटर्न रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। ठीक है जी, ये जो भी कार्रवाई होगी रिटर्न होगी। और फिर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा जी? इमीडिएटली एफआईआर को रजिस्टर करेगा और इंश्योर करेगा कि वो जो बंदा पकड़ा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उन्होंने किसी को अरेस्ट कर लिया है, उन्होंने उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेके जाना है, उन्होंने एसडीओ को इन्फॉर्म करना है और रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करनी है। और फिर एसडीओ जो है वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली एफआईआर उसके ऊपर काटेगा और फिर उसके उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जाएगा। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 33 के एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट। अब जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, ये देख लेते हैं। व्हेन एवर समवन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट द नॉर्मल रूल्स ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विल अप्लाई। ठीक है जी, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, किससे रिलेटेड? अरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, और बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होगा जी? वो हम नीचे देखते हैं अभी। ठीक है जी, सिमिलरली जो डिटेंशन है वो कीपिंग द अरेस्टेड पर्सन इन कस्टडी, वो कैसे होगी? सिमिलरली सर्च ऑफ पर्सन और प्रेमिसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ये तमाम मामला जो है ये सीआरपीसी के तहत जो दिए गए हैं उधर होगा। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है ना सीआरपीसी में और इस एक्ट के अंदर दिए गए चीजों के अंदर, तो फिर इधर बयान किया गया है, इधर कहा गया है कि ये एक्ट प्रिवेल करेगा। इसका मतलब है कि इस एक्ट के तहत फिर हम आगे एक्ट करेंगे अगर इन दोनों का तजाद आता है ना, एक्ट का और
CRPC का, तो फिर हम एक्ट पे जो लिखा है ना उसको मान के चलेंगे, वो सही लिखा है। अब ऊपर हमने देखा ना बॉन्ड और सिक्योरिटी, ये क्या चीज़ है जी? बॉन्ड और सिक्योरिटी का मतलब है एक लिख करना, एक बंदा किसी को अरेस्ट किया ना, वो वादा कर देता है कि जी फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ बॉन्ड इज रिटन प्रॉमिस अंडरटेकिंग साइंड बाय एन अक्यूज्ड or a person involved in a case. It usually includes a sum of money as a security to ensure the person will appear before the court when required. ठीक है जी। The person will obey certain conditions like not leaving an area or not committing an offense. ठीक है जी। बंदा जो है ना वो लिख के देगा कि जी अगर उसको बुलाया जाता है तो वो हाजिर होगा, और वो ये चीज़ें अगर वो ब्रेक करता है तो ये रिटर्न प्रॉमिस होगा। ये प्रॉमिस अगर वो ब्रेक करता है तो उसने बॉन्ड साइन किया होता है, 50,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, तो वो उसके अगेंस्ट उसे ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे अगर वो उसको ब्रेक करता है। ठीक है जी। इफ द पर्सन ब्रेक्स द बॉन्ड ही और हिज सिक्योरिटीज और गारंटर्स हैव टू पे द अमाउंट। ठीक है, या गारंटर्स या वो खुद जो है उसने वो अमाउंट पे करनी है। ठीक है। आई होप कि आपको ये अरेस्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है ये आपको समझ आ गया होगा, और आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपने कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है, सेक्शंस को, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद जरूर करना है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछेगा जो कि कंसेप्चुअल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इसको आगे अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मुनासिब लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।